आज हमें पढ़ना है राष्ट्रपति का चुनाव। ठीक है, तो चुनाव कैसे होगा? राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष? अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। अगर हम पूरे लोकतांत्रिक देशों की बात करें या भारत की बात करें तो चुनाव कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला प्रत्यक्ष, दूसरा अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष चुनाव का क्या मतलब है? ऐसा चुनाव जिसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी अपनी निभा रही है। ठीक है, तो ऐसे चुनाव को क्या कहेंगे? भारत में होने वाले ऐसे प्रत्यक्ष चुनाव कौन कौन से हैं? जैसे हम राज्यों के विधानसभाओं के एमएलए चुनते हैं, यानी हम डायरेक्ट वोट देते हैं, अपने एमएलए चुनने के लिए हमें अधिकार दिया गया है। इसी तरह से लोकसभा के सदस्यों की संख्या सदस्यों को, जब एमपी को हम चुनेंगे तो डायरेक्ट जाके वोट देते ना। तो भारत में अगर बात करें तो कितने प्रकार के चुनाव? एक प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष। हाँ या ना? प्रत्यक्ष चुनाव के तहत किसको किसको इलेक्ट किया जाता है? लोकसभा के एमपी, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के एमएलए और लोकल बॉडीज। लोकल बॉडीज मतलब जैसे पंचायतों के चुनाव और नगर पालिका के चुनाव। भारत में ये जो इलेक्शन है ये कैसे होते हैं? फ्रॉम डायरेक्ट प्रोसेस। ठीक है, यानी प्रत्यक्ष चुनाव। और ये वाले अप्रत्यक्ष में, जैसे भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा? अप्रत्यक्ष। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसा होगा? अप्रत्यक्ष। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसा होगा? अप्रत्यक्ष। और जहां जहां राज्यों में विधानमंडल में विधान परिषद है तो विधान परिषद का चुनाव कैसा होगा? एमएलसी, जिन्हें हम एमएलसी कहते हैं, इनका चुनाव भी कौन करता है? राज्यसभा के सदस्य। इसमें हम जनता डायरेक्ट रूप से भागीदारी नहीं निभाती है। ठीक है, ये याद रखना। लोकसभा के एमपी, राज्य विधानसभा के एमएलए और लोकल बॉडीज जैसे पंचायत और नगर पालिका के चुनाव में जनता डायरेक्ट भागीदारी होगी। और इसमें इसमें जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि चुनाव में भाग लेते हैं। जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में हमने देखा था, तो कौन कौन भाग ले रहे हैं? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पौंडीचेरी के निर्वाचित सदस्य। हाँ या ना? यानी इनको हमने चुना और इन्होंने किसको चुन लिया? इनको इनको हमने चुना, इन्होंने किसको चुन लिया? तो ये कैसा चुनाव है? क्या इस चुनाव में जनता डायरेक्ट भाग भाग ले रही है? नहीं ले रही ना। इसमें कौन भाग ले रहा है? जनता द्वारा चुने गए उनके प्रतिनिधि। ठीक है, आज पूरी क्लास किस पर डिपेंड है? इलेक्शन किसके? थोड़ा सा कठिन है, समझ लेना। ठीक है, देखो हाँ, याद करो, बताया है हमने। बताओ क्यों चुना दिल्ली और पौंडीचेरी को? हाँ क्यों? अच्छा ये पूछ रहा हूं। किसी भी संघ शासित प्रदेश में विधानसभा का गठन और मंत्रिपरिषद का सृजन करने का अधिकार किसके पास? कौन सा अनुच्छेद? तो संसद जब चाहे अनुच्छेद अनुच्छेद 239 का प्रयोग कर कर किसी भी संघ शासित प्रदेश में वहां विधानसभा का क्या कर सकती है? गठन कर सकती है और मंत्रिपरिषद का सृजन कर सकती है। तो जैसे किसी भी यूनियन टेरिटरीज में विधानसभा बनी, वो स्वतः अपने आप कहां लागू हो जाएगी? राष्ट्रपति के चुनाव में। और 17वें संविधान संशोधन के तहत दिल्ली और पौंडीचेरी को निर्वाचक मंडल में, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जोड़ दिया गया। तो जहां जहां विधानसभा बनेगी वहां वहां संशोधन करके उनको कहां जोड़ लिया जाएगा? अनुच्छेद 54 में। अनुच्छेद 54 क्या है? राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा। तो निर्वाचक मंडल में कौन? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पौंडीचेरी के निर्वाचित सदस्य। राज्यसभा के भी निर्वाचित सदस्य ना उसमें। तो जैसे जैसे किसी भी संघ शासित प्रदेश में विधानसभा बनेगी वैसे वैसे वो विधानसभा किस में जोड़ी जाएगी? इलेक्टोरल कॉलेज में। ठीक है, अब देखो किसका? राष्ट्रपति का चुनाव।
कैसा होगा? अप्रत्यक्ष होगा। ठीक है। चुनाव की प्रणाली कैसी होगी? कैसी होगी? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पर आधारित एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान। ठीक है। निर्वाचन के हमेशा कितने तरीके हैं? दो प्रकार के। पहला कौन सा है? ये याद रखना, ये हेडिंग है किसकी? अनुच्छेद 55 की। अनुच्छेद 54 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 54 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 54 कह रहा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाएगा। यानी उसमें 54 में क्या रखा गया कि राष्ट्रपति को चुनेंगे कौन लोग, इसकी व्याख्या की गई। 55 में क्या किया गया? 55 में यह किया गया कि किस प्रणाली पर चुनाव कराया जाएगा। तो देखो, एक होता है चुनाव का तरीका प्रादेशिक निर्वाचन प्रणाली, और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष आनुपातिक निर्वाचन प्रणाली। दोनों में अंतर देखो। ठीक है। जैसे ही प्रादेशिक निर्वाचन प्रणाली की बात की जाएगी, किसकी? भारत को, भारत, पूरे भारत को, अगर लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं तो पूरे भारत को लोकसभा के निर्वाचित क्षेत्रों में बांट दिया जाएगा। जैसे मान लो ये है क्या? भारत है। ठीक है। किसके चुनाव होने हैं? लोकसभा के। तो एक क्षेत्र से कितने एमपी की सीटें निकलती हैं? एक। तो पूरे क्षेत्र को, भारत में कितने, लोकसभा में कितनी सीटें? 543। पूरे भारत को 543 क्षेत्रों में बांट दिया जाएगा। ठीक है। आप संभल के, ये पॉकेट किसका है? ये संभल का है। ठीक है। किसके चुनाव होने हैं? लोकसभा के। यानी आपको संभल से एमपी चुनना है। कैसे चुनोगे? प्रादेशिक निर्वाचन प्रणाली पर। इसमें क्या किया जाता है कि पूरे क्षेत्र को अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, और इस क्षेत्र से, मान लो ये संभल है। ठीक है। इस संभल से एमपी की कितनी सीटें? एक। लेकिन चुनाव लड़ेंगे कितने लोग? हर एक पार्टी के लोग, चाहे वो बीजेपी का पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे सपा का हो, चाहे आपका हो। लेकिन जीतेगा कौन? सिर्फ एक। है ना? ये समझ में आया? चलो, जैसे मान लो ये 5 लोग इस क्षेत्र के लिए एमपी के लिए लड़ रहे हैं। हाँ या ना? संभल में एमपी की सीट कितनी है? एक। लड़ेंगे कितने लोग? कई लोग खड़े हो गए उम्मीदवार के लिए। ठीक। एक और चुनाव, अच्छा, चुनाव में वोट कौन देगा? जनता। भारत संभल की कितनी जनता जो वोट दे रही है? लगभग 10 लाख मान ले। ठीक है। 10 लाख में से ए को मिले 3,50,000, बी को मिले 2 लाख, सी को मिले कितने? 1.5 लाख। कितने हो गए? 3, 2, 5, 7 हो गए ना? डी को मिले 1,20,000, ई को मिले 1,70,000। समझना, ये वोट किसने डाले? जनता ने डाले। जनता ने ए को कितने वोट दिए? 3.5 लाख। बी को 2 लाख, सी को 1.5 लाख, डी को 1,20, और ई को कौन जीता? इसकी जीत हो गई। हाँ। यानी एमपी की उम्मीदवारी पर किसकी जीत? इसकी। जीते लड़े कितने लोग? इस प्रणाली को कौन क्या कहते हैं? प्रादेशिक निर्वाचन प्रणाली। मतलब जीतेगा वही जो सबसे आगे है, कि नहीं? कौन आगे सब में? ए को जीत मिल गई। राष्ट्रपति के चुनाव में इस प्रणाली को क्यों यूज क्यों नहीं किया गया? इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? हाँ, बाकी इजी था।
फिर हाँ तुम बता। अब इसमें देखो, जीता कौन? 3,50,000 वाला, ठीक है। बाकी जो हारे हैं इनको जोड़ो, वोटिंग, इनकी वोटिंग कितनी हो गई? क्या जीतने वाले ने संभल के बहुमत का प्रतिनिधित्व किया? हाँ है ना? पक्का? इसमें जीत किसको मिल गई? जो सबसे आगे, जो अन्यों में सबसे आगे, उसी को जीत घोषित कर दी गई। लेकिन जब इसमें गहराई में जाओ तो ए को संभल के 10 लाख की जनता ने कितने लोगों को चुना? 3.5 लाख लोगों ने इसको पसंद किया। लेकिन 6.5 लाख जनता, संभल का एक बड़ा वर्ग जनता का, इसको क्या किया? अस्वीकार किया कि नहीं? हाँ है ना? यानी इस ए नामक व्यक्ति ने संभल की जनता का प्रतिनिधित्व किया, एक छोटे से वर्ग का प्रतिनिधित्व किया ना। एक बहुत बड़ा वर्ग क्या हो गया? हार गया। यह प्रादेशिक निर्वाचन प्रणाली की सबसे बड़ी कमजोरी है कि जीतता वो है जो हो सकता है उस समाज के या उस क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व ना करे। दिक्कत है ना? राष्ट्रपति का पद कैसा है? राष्ट्रपति का पद भारत का सर्वोच्च पद है। उस पर कोई ऐसा व्यक्ति ना बैठे जो अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करे, ना कि बहुसंख्यकों का। इस वजह से इस सिस्टम को क्या कर दिया गया? और कौन सी प्रणाली अपनाई गई? इसमें जीतेगा वही जिसको एक निश्चित कोटा प्राप्त होगा। जब तक वो कोटा प्राप्त नहीं होगा, जीत किसी को मिलेगी नहीं। यहां तक समझ में आ गया? राष्ट्रपति के चुनाव में हमने इस प्रणाली को क्यों नहीं अपनाया? क्योंकि यह प्रणाली बहुमत के प्रतिनिधित्व का पालन नहीं करता, बल्कि किसी भी अल्पसंख्यक को रिप्रेजेंट कर देता है। ठीक है? नहीं समझ में आया? अब पूछो पूछो पूछो, पूछ लो, पूछ लो, पूछ लो, पंखा चालू करो, पूछ लो। कठिन है ये, इसलिए कह रहे हैं। देखो, अगर बात करें पूरे विश्व में तो चुनाव के कितने सिस्टम है? दो। पहला है टेरिटोरियल इलेक्शन प्रोसेस, दूसरा है इनडायरेक्ट इलेक्शन प्रोसेस। ठीक है? हम भारत की बात करें तो भारत में एमएलए हो गए, एमपी हो गए, इनका चुनाव कैसा होता है? इस वजह से। ठीक है? इसमें क्या करते हैं, पूरे संपूर्ण भारत को अलग अलग एक एक निर्वाचित क्षेत्र में बांट दिया जाता है। उस निर्वाचित क्षेत्र से कितने लोग लड़ेंगे? ना जाने कितने लोग, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 25 हो सकते हैं। लेकिन जीतेगा कौन? जीतेगा वही जो सबसे ज्यादा वोट प्राप्त करेगा। मान लो संभल का उदाहरण लिया हमने, संभल में कितने लोग वोट दे रहे हैं? 10 लाख। इस 10 लाख को बांटो तो हमने देखा ए को कितने मिले? 3.5 लाख, बी को 2 लाख, सी को 1.5 लाख, डी को 20, ई को 70। जीत कौन मिली? कौन जीत गया? 3.5 लाख वाला। लेकिन जब हम हारे हुए लोगों के वोट गिनेंगे तो इनकी संख्या कितनी आई? उठाओ। हारे हुए लोगों की संख्या कितनी आई? 6.5 लाख। हाँ भैया। हाँ 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 हाँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। लेकिन जब हारे हुए लोगों की संख्या गिनी तो क्या पाया हमने? कि ये संख्या जीते हुए प्रत्याशी की संख्या से अधिक है। तो क्या इस व्यक्ति ने संबल के बहुमत का प्रतिनिधित्व किया क्या? संबल के एक बहुत बड़े वर्ग ने इसको क्या किया है? रिजेक्ट किया, वोट नहीं दिया ना। तो किसको जिताया? जिताना किसको चाह रहे थे? कुछ लोग इसको जिताना चाह रहे थे, कुछ लोग इसको, कुछ लोग इसको, कुछ लोग इसको। क्या सब लोग इसको जिताना चाह रहे थे? अगर सब लोग जिताना चाहते तो 10 लाख में से पूरे 10 लाख वोट किसको मिलते? तो प्रादेशिक निर्वाचन प्रणाली में बहुमत का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। जो जीतता है वो हमेशा बहुमत का प्रतिनिधित्व प्रतिनिधित्व नहीं करेगा। कर कौन रहा है? इनकी संख्या ज्यादा है कि नहीं है? हारने वालों की वोटिंग संख्या ज्यादा है, मिलाओ तो। अब सोचो, राष्ट्रपति के चुनाव में अगर इसको सिस्टम को यूज करते तो राष्ट्रपति का पद कैसा? सर्वे सर्वा सर्वोच्च पद। सर्वोच्च पद पर बैठने वाला व्यक्ति हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा? हमेशा किसको करना चाहिए? मेजोरिटी को रिप्रेजेंट करना चाहिए ना। लेकिन करता किसको? जनता के एक बहुत छोटे वर्ग को। इस वजह से हमने इस सिस्टम को राष्ट्रपति के चुनाव में लागू नहीं किया। और कौन सी
सिस्टम अपनाया, इसमें कौन जीतेगा? इसमें वही जीतेगा जो एक निश्चित कोटा प्राप्त करेगा। निश्चित कोटा प्राप्त करने का देखो फॉर्मूला, एक निश्चित कोटा प्राप्त करने का फॉर्मूला क्या होता है? कुल डाले गए वैध मत बटे निर्वाचित सदस्यों की संख्या +1 +1। ये फॉर्मूला दिया है ब्रिटिश विचारक थॉमस हेयर ने, और ड्रूप ने इस पर संशोधन कर दिया और ये जोड़ दिया। ठीक है, ये फॉर्मूला किसका है? थॉमस हेयर ने। अब देखो, इसमें जीत उसी को मिलेगी जो हमेशा किसका मेजोरिटी का रिप्रेजेंट करेगा। देखना कैसे, देखो कुल डाले गए वैध मत कितने माने? संबल को ले लो, 10 लाख। 10 लाख ले लिए, 1 लाख लो। ठीक है। राष्ट्रपति का पद निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी होगी? राष्ट्रपति कितने होते हैं भारत में? 1 +1 +1 निकालो कितना आएगा? इकाई दही 50,000 एक आएगा। ठीक है, मतलब जीतेगा वो जिसको इतने वोट मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर नहीं मिले तो क्या जीत होगी? नहीं होगी। देखो, मान लो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कितने लोग खड़े हुए? निश्चित कोटा किसको मिला? किसी एक को मिलाओ। जीतेगा कौन? जिसको निश्चित कोटा प्राप्त होगा। निश्चित कोटा किसको दिलाए? एक को। कितने मिले? 50,000। इसको कितने मिलेंगे फिर? कुल पड़े वो वैध मत कितने? 1 लाख। इसको कितने मिलेंगे? चलो 30 दे दो। इसको कितने मिलेंगे? कितने मिलेंगे? 19,900। हो गया है? हाँ हो गए। अब ये बताओ, जीता कौन? 50,000 एक वोट वाला। इसको जोड़ो। कहाँ 50,000 आ गए? हाँ 50,000 है। 49,999 आएंगे ना। जीता कौन? इनको मिलाने के बाद भी क्या इससे ज्यादा संख्या निकली? तो जीतने वाले ने किसका प्रतिनिधित्व किया? बहुसंख्यक का। हाँ या ना? यहाँ हाँ, ये बताओ सही है? हाँ है ना? किसी को बिठा लो। मान लो कुल पड़े वैध मत कितने? 1,000। 1,000 का निश्चित कोटा कितने निकलेगा? कितना आया? 501। 501 वोट जिसको मिलेंगे जीत उसी की होगी, अदरवाइज उसकी जीत नहीं होगी। कितने लोग खड़े हुए राष्ट्रपति चुनाव के लिए? किसको किसको जिताए? सी को दिखा जिता दो। यानी सी को कितने मिले होंगे? ये श्योर है, तभी जीता है। 501 इसको मिल गया, तो ए को कितने मिले? और बी को? सही है। अब ए और बी को जोड़ो, कितना आया? इनके टोटल मतों को जोड़ने के बाद भी क्या ये इससे आगे निकल पाए? तो जीतने वाले ने किसका रिप्रेजेंट किया? हाँ या ना? बहुसंख्यकों का या बहुमत का रिप्रेजेंट किया। इस वजह से राष्ट्रपति के चुनाव में क्या किया गया? प्रादेशिक निर्वाचन प्रणाली को नहीं स्वीकारा गया, बल्कि किसको स्वीकारा गया? अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। क्यों? क्योंकि इसमें एक निश्चित कोटा जिसको मिलेगा जीत उसी की होगी, अदरवाइज जीत उसकी नहीं होगी। और निश्चित कोटा का फॉर्मूला क्या है? कुल डाले गए वैध मत बटे बटे 1 + 1 + 1। यानी इसका निकाल के क्या निकलता है? हमेशा 50% +1 ही आएगा। जिसको ये वोट मिल जाएंगे जीत जाएगा, जिसको नहीं मिलेंगे वो जीत
नहीं पाएगा। समझ में आ गई इतनी बात? चलो आगे आओ। ये दिया किसने फॉर्मूला? थॉमस हेयर ने फॉर्मूला दिया है कि एक निश्चित कोटा निकालने का फॉर्मूला क्या है? कुल डाले गए वैध मत बटे 1 प्लस 1 प्लस 1। इससे क्या निकलेगा? एक सर्टेन कोटा निकलेगा। अगर जो जिसको जिसको मिलेगा वही वही जीतेगा। हाँ या ना? ठीक है। अब देखो, चुनाव आ जाओ। किसका चुनाव करा रहे हैं? क्या लिखा है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व पर आधारित एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान। पहली लाइन समझ में आ गई? आ गई? नहीं आई? अच्छा छोड़ो, बताओ राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग ले रहा है? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, आगे राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, आगे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के निर्वाचित सदस्य, और दिल्ली और पौंडीचेरी के निर्वाचित सदस्य। इतने लोग। हाँ हाँ हाँ। ये इतने लोग किसको चुनेंगे? राष्ट्रपति को। तो वोट देंगे ना। एक एमपी का वोट कितना? एक एमपी का वोट कितना? एक। अरे वोट कितने दोगे? एक। एक एमएलए का वोट कितना दोगे? एक। लेकिन बताओ, एक व्यक्ति जो एमपी है, जो एमएलए है, वो यूपी से चुन के आ रहा है, और एक एमएलए सिक्किम से चुन के आ रहा है। दोनों की वैल्यू बराबर है? वैसे कहां बराबर है? यूपी में कितनी सीटें हैं लोकसभा की? 80। विधानसभा की 403। सिक्किम में कितनी है लोकसभा की सीटें? कितनी है? 6। अब कहां 6 और कहां 80? सिक्किम की संख्या कितनी जनसंख्या? बहुत कम। यूपी की भारत की सबसे ज्यादा जनसंख्या। तो क्या दोनों के बीच एक रूपता है? इस एक रूपता को स्थापित करने के लिए, ताकि प्रत्येक एमपी का वोट वैल्यू एक हो और प्रत्येक एमएलए की वोट वैल्यू एक हो, दोनों के मध्य असमानता ना हो, क्या हो? एक रूपता हो। जैसे मान लो हम कहाँ के एमएलए चुने गए? कानपुर से। और कोई व्यक्ति गोवा की छोटी जगह का एमएलए है। क्या दोनों ने एक ही जनसंख्या का प्रतिनिधित्व किया? हमको बहुत बड़ी जनसंख्या ने जिताया, जबकि गोवा के एमएलए को सीमित लोगों ने। क्या उनकी वो वैल्यू एक है? है एक? नहीं है ना। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में सबकी वैल्यू में एक रूपता स्थापित करने के लिए क्या किया गया? एक निश्चित फॉर्मूला दिया गया। वो फॉर्मूला क्या है? वो सभी के लिए बराबर लगेगा। देखो कैसे। कौन चुनेगा चुनाव? ये वोट देंगे, ये कौन है? ये भारत के सभी राज्यों के एमएलए। सब लोग वोट देंगे। कितने? देखो, तो यूपी का भी कोई एमएलए होगा और गोवा का भी कोई एमएलए होगा। क्या यूपी का जो एमएलए है और गोवा का जो एमएलए है, क्या दोनों बराबर जनसंख्या को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नहीं कर रहे ना। तो उनके वोट वैल्यू की जो गैप है वो भी ज्यादा हो जाएगा। लेकिन उनके मध्य क्या लाना है? यूनिफॉर्मिटी लाना है। क्यों? क्योंकि ये भी एमएलए, और चुनेगा कौन? ये सब किसको चुनना है? राष्ट्रपति को। तो मत मूल्य में बराबर या एक रूपता लाने के लिए सरकार ने क्या लाया? एक फॉर्मूला लाया। और उस फॉर्मूले को लगाने के बाद, चाहे आप यूपी के एमएलए हो, चाहे गोवा के, चाहे सिक्किम के, चाहे नागालैंड के, सबकी वोट वैल्यू क्या होगी? एक समान। देखो, एक एमएलए का मत मूल्य, फॉर्मूला क्या होता है? उस राज्य की कुल जनसंख्या बटे निर्वाचित सदस्यों की संख्या गुणे 1/1000। ये फॉर्मूला है किसका? एमएलए का वोट वैल्यू निकालने का। किसका? एमएलए की एक
वोट की वैल्यू क्या होगी, इसके निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाया गया कि एक एमएलए का मत मूल्य उस राज्य की, जिस राज्य का एमएलए है उस राज्य की कुल जनसंख्या बटे निर्वाचित सदस्यों की संख्या गुणे 1/1000। अब बताओ हम कहाँ रह रहे हैं? राज्य तो यूपी है, यूपी में कुल राज्य की जनसंख्या कितनी? 20 करोड़। तुम बताओ। हाँ बिल्कुल, उस राज्य की जनसंख्या का क्या मतलब? क्या एमएलए के चुनाव में 18 वर्ष से कम के बच्चे वोट करते? तो कौन इन जनसंख्या में किसको जोड़ोगे? जो वोट दे रहा है। वोट देने की जनसंख्या का सरकार ने आंकलन निकाला है, कितना निकाला है? 8 करोड़ 40 लाख। हाँ, उत्तर प्रदेश के जो 8 करोड़ 40 लाख लोग हैं वही क्या कर रहे हैं? वोट दे रहे हैं। और ये 1971 के तहत बताया गया है। ठीक है, समझना क्यों बताया गया वो बात है। यानी अगर जनसंख्या की बात करें चुनाव में, तो चुनाव में जहां भी जनसंख्या शब्द आ रही है, तो जनसंख्या किस वर्ष की? किस वर्ष की जनसंख्या? अरे किस वर्ष की जनसंख्या? जनगणना होती है कब? प्रत्येक 10 वर्ष में। आ लास्ट कौन सी जनगणना हुई? तो चुनाव में जनसंख्या जहां भी लिखी जाए, वो वर्तमान की जनसंख्या के आधार पर नहीं होगी। वो कब जोड़ा गया, उसके पीछे कहानी बताएंगे। 1971 की जनगणना को ही आधार क्यों बनाया जा रहा है, उसके पीछे कहानी अलग है। ठीक है, बस अभी इतना याद रखो कि कौन सी जनगणना? 1971। 1971 में उस राज्य की जनसंख्या कितनी थी? यूपी की मतलब बटे निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? 403 गुणे 1/1000। इसको जब सॉल्व करोगे तो आएगा 208। तो यूपी के एक एमएलए की वोट वैल्यू कितनी आई? 208। याद रखना, यूपी के एक विधायक की वोट वैल्यू, और सिक्किम की 6। ये कब है? ये जब ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। हाँ या ना? है? किस फॉर्मूले से? अलग अलग आएगी और क्या, लेकिन एक रूपता के लिए एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ना। जैसे ये है, क्या बोलते हैं उसको, ये फॉर्मूला देखा है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है ना? अरे यार, ये कोई ट्राइंगल है 90 डिग्री, इसके सामने की भुजा क्या कहलाती है? ये, और ये बेस। तो जब भी तुम समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालोगे तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? उसी तरह से जब आप विधायक के मत मूल्य निकालेंगे तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ये वाला। अब देखो भुजाएं अलग, इसकी बेस कितना है? एक सेकेंड, बेस कितना है? और इसका जो वो क्या बोलते हैं उसको, परपेंडिकुलर 3। कितना आया? 4 चौक 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25। कितना आ गया? 5। क्या ये हमेशा हर समकोण त्रिभुज के लिए 5 ही आएगा क्या? नहीं आएगा ना। जैसे अब बेस कितना कर दो? 8, और इसको कितना कर दो? 6। तो कितना आ गया? 8 × 8 = 64 प्लस 16, हाँ नहीं 36 इज इक्वल टू 100। 100 कितना हो गया? 10। अब ये संख्या क्या आ गई? लेकिन एक रूपता तो है ना, फॉर्मूला तो एक ही यूज किया ना। जैसे जैसे भुजाएं चेंज होंगी वैसे वैसे उसका आधार, सॉरी क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, कर्व चेंज हो जाएगा। उसी तरह से फॉर्मूला एक है, जैसे जैसे जनसंख्या कम होगी बढ़ेगी, ये संख्या क्या, 208 जो आई, वो क्या हो जाएगी? घटेगी या बढ़ेगी। तो यूपी का एक विधायक का मत मूल्य कितना? सिक्किम के एक विधायक का मत मूल्य कितना? 6। दोनों में अंतर है, लेकिन एक रूपता लाने के लिए फॉर्मूला क्या यूज किया गया? भाई साहब देखो कठिन है, समझो मेरी बात। अगर समझ गए तो ठीक है, नहीं तो राष्ट्रपति को चुनाव कभी समझ नहीं पाओगे। हाँ तो वैल्यू क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि जब वोट देंगे तो प्रेफरेंशियल वोट दोगे तुम। अरे रुको, ये क्या लिखी लाइन? एकल संक्रमणीय गुप्त एक एमपी वोट कितना देगा? एक एक एमएलए वोट कितना देगा? लेकिन खड़े कितने लोग हैं? इनमें प्रेफरेंस भी दिया जाएगा। जैसे
शादी करोगे? थोड़ा समझ लो फिर समझाएंगे। अभिषेक आईएएस बन गए और अभिषेक के पास 3 लड़कियों की फोटो आई। कौन कौन सी? आलिया भट्ट शादीशुदा है, छोड़ो, दूसरा बताओ। जो, अरे या फिर नहीं सोच पाओगे ना। हीरोइन बताओ जो पसंद आती है, जो शादीशुदा नहीं हो। चलो आईएएस बन जाओगे तब भी वो शादी छोड़ के चली जाएगी, आलिया भट्ट। दूसरा बताओ। श्रद्धा कपूर। तीसरा? करीना। गुड़िया। चलो कोई बात नहीं। अब तुम्हारे पास 3 फोटो आई और तुम्हारे पापा ने कहा शादी करनी है, बताओ जल्दी, प्रेफरेंस दो। पहले नंबर पे किसको रखोगे? श्रद्धा का। दूसरा नंबर? आलिया। तीसरा नंबर? वोट एक ही है ना, लेकिन इसको वरीता दी तुमने। वरीता पे सबसे पहले नंबर पे किसको रखा? उसके बाद? उसके बाद? तो ये वरीयता को निर्धारित करने के लिए ये सिस्टम अभी अपनाया जाएगा, देखना। अभी तक यहां समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताओ कहाँ गए। यहां तक समझ में आ गया? एक एमएलए का मतमूल्य निकाल लिया। अब जब जैसे यूपी का निकाला, यूपी का कितना आया एक एमएलए का? तो टोटल यूपी का वोट वैल्यू कितना आया, बताओ कितना आएगा? एक विधायक का मतमूल्य 200 वाट, तो 403 विधायक का मतमूल्य। इसको निकालोगे तो 83,824 आएगा। ठीक है, यानी ये पूरे यूपी के मत मूल्य हैं जो कहां यूज किए जाएंगे? प्रेसिडेंट के चुनाव में। आया कि नहीं आया? ऐसे मत देखो, मोहब्बत हो जाएगी तुमसे। बताओ। हम्म। अब ये 83,824 जो मत मूल्य है, ये बटेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में। राष्ट्रपति के चुनाव में कितने लोग खड़े होंगे? 2 या 3। उस 2 या 3 में ये बटेंगे प्रेफरेंस के आधार पर। जैसे तुम प्रेफरेंस के आधार पर चुनो, सुनो, तुम 1 2 3 में से चुनो किसको। सबसे पहले किसको चुनना चाहोगे? इसको। दूसरे नंबर पे किसको चुनना चाहोगे? तीसरे नंबर पे? ये प्रेफरेंस है ना। अगर वो नहीं जीता तो कौन जीतेगा? वो भी नहीं जीता तो कौन जीतेगा? बात समझ में आ गई? ये प्रेफरेंस को निश्चित करने के लिए पूरे 83,824 को बांटा जाएगा कितने भागों में? हाँ, ये वोट है, ये पूरे यूपी का वोट है। हाँ। हाँ, वही बताएंगे कैसे देंगे अभी। यहां समझ में आ गया? अब सोचो, जब आपने यूपी का निकाल लिया तो इसी फॉर्मूले को यूज करके बिहार का निकाल लोगे? इसी फॉर्मूले को यूज करके सिक्किम का? इसी फॉर्मूले को यूज करके सभी 28 राज्यों का निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? और दिल्ली और पौंडीचेरी का भी निकाल लोगे, हाँ या ना? बटे। लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य गुणे 1/, ये किसका वोट वैल्यू आ गई? ये एक एमपी की वोट वैल्यू आ गई। जब आपने सभी विधायकों के वोट वैल्यू जोड़ दिए, कहां पर? पूरे भारत के। पूरे भारत के कितने राज्य जो राष्ट्रपति के चुनाव भाग ले रहे हैं? 28 राज्य, और दिल्ली और पौंडीचेरी। इन सारे लोगों की गणना की आपने किसके तहत? वो पिछले वाले एक एमएलए के मत मूल्य के बराबर। क्या निकला था? उस राज्य की जनसंख्या बटे निर्वाचित सदस्यों की संख्या गुणे 1/1000। तो जैसे यूपी का निकला वैसे दिल्ली का निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे, हाँ या ना? बस तुम्हें आंकड़े पता होने चाहिए, तुम निकाल लोगे। निकालने नहीं है, ये सरकार निकाल के दे रही है, लेकिन बस तुम्हें प्रोसेस पता होना चाहिए। दूसरा, सिक्किम का निकाल लोगे, गोवा का। इसी तरह से पूरे 28 राज्य निकालोगे और दिल्ली और पौंडीचेरी को निकालोगे। इनको पूरे वोट वैल्यू जोड़ दोगे। जैसे यूपी का कितना आया था? 83,824। इसी तरह से बिहार का भी आएगा ना। इसी तरह सिक्किम का आएगा, गोवा का, सबका आएगा। सबको जोड़ दिया। अब निर्वाचित सदस्य लोकसभा में कितने हैं, राज्यसभा में, इनको जोड़ा, गुणे 1/1000। तो इसका आंसर आता है लगभग 700। तो एक विधायक का मतमूल्य कितना यूपी में? 200 वाट। एक एमपी का मतमूल्य कितना? 700। लोकसभा के एक एमपी का मतमूल्य कितना? हाँ।
एमपी एमपी 700। राज्यसभा के एक एमपी का मूल्य कितना? एक रुपया आ गई। चाहे लोकसभा के एमपी हो चाहे राज्यसभा के एमपी हो, वोट वैल्यू कितनी होगी? 700। हाँ, ये आ गया एक एमपी का वोट वैल्यू। तो लोकसभा के टोटल एमपी का वोट वैल्यू कितना हो गया? जो भी हो गया। राज्यसभा के वोट वैल्यू कितना हो गया? नहीं आई। देखो, एक विधायक का मत मूल्य यूपी में, चाहे तुम संभल के विधायक हो चाहे कानपुर के हो चाहे कहीं के हो, उनकी वोट वैल्यू कितनी है? 208। समरूपता आ गई। क्या कानपुर की जनसंख्या और संभल की जनसंख्या एक है? क्या कानपुर का जो एमएलए होगा वो किसका प्रतिनिधित्व कर रहा होगा? ज्यादा बड़ी जनसंख्या का। और संभल का? एक रूपता स्थापित करने के लिए फॉर्मूला अपनाया गया है। क्या? हाँ, राष्ट्रपति के चुनाव में। हाँ, तो निकाला ना अलग अलग, यही तो कर रहे हैं हम। जैसे यूपी के, पूरे यूपी के एमएलए की वोट वैल्यू आई, वैसे बिहार की भी तो आएगी, वैसे गोवा की आएगी, वैसे दिल्ली की, वैसे पौंडीचेरी की। राज्य के अंदर एक विधायक, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का विधायक हो, उसकी वोट वैल्यू कितनी होगी? समझ में आ गई बात? क्यों लाया गया? टू मेंटेन द यूनिफॉर्मिटी इन बिटवीन द एमएलएज। ठीक है, ये किसकी वैल्यू निकली? क्या लोकसभा के एक एमपी का मत मूल्य राज्यसभा के एक एमपी के मत मूल्य के से ज्यादा होता है या कम होता है? बराबर होता है। क्यों होता है? क्यों होता है? ताकि एक रुपया स्थापित करके हम राष्ट्रपति को जब चुने तो किसी को ज्यादा तवज्जो ना दें और किसी को कम तवज्जो ना दें। समझ में आ गई बात? पक्का? तो एक यूपी के एक विधायक का मत मूल्य कितना आया? 208। और लोकसभा के एक एमपी का मत मूल्य कितना आया? 700। राज्यसभा के एक एमपी का मत मूल्य कितना आया? तो जैसे ही 700 को 543 करोगे तो ये लोकसभा का कुल एमपी का मत मूल्य आ जाएगा। कुल लोकसभा के आ जाएगा, है ना? और 700 को 233 करोगे, क्या आ जाएगा? कुल राज्यसभा के एमपी का मत मूल्य आ जाएगा। अब ये सब कहाँ जाएंगे? ये सब लड़ेंगे, सॉरी, ये सब देंगे वोट। ये पहली लाइन थी। अब ये क्या आएगी? एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान। देखो कैसे होता है। वोट दोगे कितना? एक ही वोट को बांटोगे कितनी जगह? जितने जितने लोग राष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़े होंगे। सिंगल प्रेफरेंशियल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। कैसे? देखो, राष्ट्रपति के चुनाव में भीड़ होती है बहुत कम लोग। आज से 96 से पहले ऐसा होता था कि एक राष्ट्रपति के पद के लिए 10-10 20-20 लोग खड़े रहते थे। ठीक है? तो इसके इससे क्या हुआ? राष्ट्रपति के पद की गरिमा धूमिल होने लगी। हर उच्चा तुच्चा मतलब ऐरा गैरा नत्थो गैरा क्या कर रहा है? चुनाव लड़ रहा है। किसका? राष्ट्रपति का। क्यों? क्योंकि बाप दादा राष्ट्रपति चुनाव लड़े थे तो हम भी लड़ेंगे। तो गरिमा कम हो रही ना भारत के राष्ट्रपति के पद की। इसको कम करने के लिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, निर्वाचन संबंधी अधिनियम 1952 प्रस्तुत किया गया। कौन सा? सुनो, फिर से देखो, इसको पहले रोकते हैं, पहले ये समझो क्या है। राष्ट्रपति का चुनाव कौन लड़ सकता है? अरे पहले बताओ कौन लड़ सकता है? योग्यता क्या है? पहला, भारत का। दूसरा, कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरा, लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। ये योग्यताएं हैं। शर्त क्या है? कि वह संघ सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय सरकार के अधीन किसी भी लाभ के पद को धारण ना किया हो। तीन हो गया। उसके बावजूद भी राष्ट्रपति के पद को की गरिमा को बनाए रखने के लिए क्या लाया गया? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन संबंधी अधिनियम 1952। सारी योग्यता पूरी होने के बाद राष्ट्रपति का चुनाव वो लड़ेगा जिसको पूरे निर्वाचक मंडल में, पूरे निर्वाचक मंडल में से
दो लोग उस व्यक्ति को प्रस्तावित करें और अन्य दो लोग उस प्रस्ताव का अनुमोदन करें। कैसे? ये निर्वाचक मंडल कितने लोग हैं? ये लोग भाग ले रहे हैं चुनाव में? ये लोग भाग ले रहे हैं और क्या ले रहे हैं? सभी राज्यों की विधानसभा कहाँ गई? सभी राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पौंडीचेरी के निर्वाचित सदस्य, इनको निकाला गया तो इनकी ये संख्या आई। जोड़ो। यानी राष्ट्रपति के चुनाव में कितने लोग चुनाव वोट करते हैं? इन 4,879 लोगों में से दो लोग कहें कि फलाने को राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने दो। क्या दिया उन्होंने? दो लोग ने प्रस्ताव दिया, अन्य दो लोग ने इस प्रस्ताव का क्या कर दिया? अनुमोदन। हाँ, ओके, लड़ने दो। ये संख्या क्या थी? इतनी बड़ी संख्या में चार लोगों का सपोर्ट लेना आसान था? है ना? चार लोग तो दे देंगे सपोर्ट। इस वजह से राष्ट्रपति के चुनाव में क्या हुई? भीड़ इकट्ठा होने लगी। 1969 में एक ऐसा समय जब राष्ट्रपति की उम्मीदवारी के लिए कितने लोग खड़े हुए? 17 लोग खड़े हो गए। 17 लोग में से एक और व्यक्ति जिनका नाम क्या है? धरती पकड़ सिंह, इनकी जमानत जब्त हो गई। 17 में से 9 लोगों की क्या हो गई? जमानत जब्त। इसका क्या मतलब होता है? नहीं, क्या होता है जमानत जब्त कब कहोगे? हाँ, वो क्या है कोटा? नहीं। जैसे मान लो 100 लोगों ने वोट दिया, तो 100 लोगों में से किसकी जमानत जब्त होगी? जिसको टोटल कुल पड़े वैध मतों का 1/6 प्राप्त ना हो। 1/6 कितना? अगर 100 वोट में 16 वोट जिसको नहीं मिले तो उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। शर्त क्या है? समझ गए? कुल पड़े वैध मत का अगर 1/6% मिला, सॉरी 1/6 भाग मिला, तो उसकी जमानत जब्त नहीं होगी। अगर इससे कम मिला तो 200 में कितने होने चाहिए? 32। 200 वोट पड़े, 200 में से किसी व्यक्ति को 32 वोट नहीं मिले तो उसकी क्या हो गई? जमानत जब्त। इतने वोट में जमानत जब्त कब होगी? जो भी हो। इतने वोट धरती प्रगट सिंह को नहीं मिले थे। कितने लोगों को नहीं मिले थे? 17 लोगों में से 9 लोगों को जमानत जब्त हो गई। 1/6 भाग भी वोट नहीं मिला। इससे क्या हुआ? राष्ट्रपति जैसे पद की गरिमा धूमिल हो रही कि नहीं हो रही? इसको सही करने के लिए इस अधिनियम में संशोधन किया गया। कब किया गया? 1996। और ये शर्त, इसको बढ़ा दिया गया और क्या कहा गया कि 50 लोग प्रस्ताव पास करें और 50 लोग उसका अनुमोदन करें। अब कठिन हो गया। एक प्रधान तुम्हारी सपोर्ट नहीं करेगा, ये कितने लोग हैं? ले लोगे? कठिन हो गया ना। इस कठिनाई को, इस गरिमा को, पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए इस कठिनाई को जोड़ दिया गया। पहले दो लोग प्रस्ताव को पास कर दे और दो लोग उसका अनुमोदन कर दें, व्यक्ति कहाँ खड़ा हो जाएगा? राष्ट्रपति के पद के लिए। अब मिलते नहीं है, तो अब 96 के बाद राष्ट्रपति के चुनाव के लिए भीड़ क्या हो गई? कम हो गई। बात समझ में आ गई? अब देखो कैसे लड़ेंगे। अबे कहाँ गया है? 2 या 3, मैक्सिमम 3 बस। वैसे 2 ही लड़ रहा है। हाँ, बस वही होता। देखो, अब लड़ाओ। आप सब क्या हैं? एमएलए हैं। किसको लड़ाओगे? वोट किसको दे रहा हूं? राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। राष्ट्रपति में कितने लोग खड़े हुए? मान लो 3 लोग, या एक और बढ़ा लो समझाने के लिए, हालांकि 2 ही खड़े होते, ठीक है। तुम्हारे एक वोट वैल्यू कितनी है? 200 वाट। तुम कहाँ के हो? यूपी के। ABCD में इमेज नहीं बन पा रही ना? कौन ज्यादा पसंद आ रहा है तुम्हें इसमें? नाम ले लो। SRK, अमिताभ बच्चन और नवाजुद्दीन सिद्दीकी और राजकुमार राव। चलो, एमएलए हो, चुनो। कितनी वोट वैल्यू है? कितने लोग को चुनना है? चुनना है एक ही को, लेकिन तुम्हें वोट जरूर देने सबको। दो। पहली प्राथमिकता दो, किसको दोगे? यार ज्यादा हो जाएगा, समझ नहीं पाओगे। 3 रखो। कितने किसको दोगे?
अरे दो है ना यार, तुम दो, पहले तुम दो। ए बी को तुमने पहली दी, उसके बाद दूसरी प्रेफरेंस, दूसरी, तीसरी प्रेफरेंस बचे ये, तुम दो। एस आर के को पहली, ए बी को तीसरी, बचे। देखो वोट वैल्यू कितनी है, कितने कितने भागों में बांटना है, तो दो और एक, तीन और तीन, तीन छह। समानुपात क्या होता है, 6 = 200 वाट, एक इजक्वल टू लगभग 34, है ना। तुम्हारा एक वोट की वैल्यू कितनी है, वरीयता दी तुमने तीन लोगों में से, सबसे पहली वरीयता किसको दी, एक, एक और दो तीन, तीन और तीन, 6 = 200 वाट, और एक इजक्वल टू 34। देखो सबसे ज्यादा तुमने किसको चुना था भाई, तुम ए को, और सबसे कम तो 34 इसको दे दिए, दूसरा नंबर 68 इसको दे दिए, और 34 × 3 कितना हो गया, 100। हाँ 102, 102 इसको दे दिए, समझना ठीक है। ये इनकी बारी आई, ये 68, 34, 102, ये एक, 102, हाँ 102, 68, जीतता कौन दिख रहा है, जीतता कौन दिख रहा है, ए बी। क्यों, तुमने पहली प्राथमिकता किसको दी, अमिताभ बच्चन को। इन्होंने किसको दी, अमिताभ बच्चन को। ये एक व्यक्ति जिन्होंने पहली प्राथमिकता किसको दी थी, जीतता दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। और इजी समझ लो, तुम्हारी एक वोट वैल्यू 200 वाट, 200 वाट का सबसे कम पोर्शन कितना है, 34। ये यानी जो तीसरे नंबर का व्यक्ति है उसको तुमने कितना दिया, उसको, जो दूसरे दूसरे नंबर पर उसको कितना दिया, 68, और जो तीसरे जो पहले नंबर का है उसको कितना दिया। अब फिर से देखो, ए बी सी, दो वरीयता दो, एक, दो, इसको तीन, इसको दो, दो, इसको तीन, दो, इसको दो, इसका एक। तुमने सबसे ज्यादा वरीयता किसको दी है, एक। एक का नंबर कितना है, एक का नंबर कितना है, दो का नंबर कितना है, जोड़ो, 102, 102, 204, 68, 272। इसको तुमने कितना दिया, तीन, तीन का नंबर कितना है, इसको नंबर दो, यानी 68, और एक जोड़ो, अच्छा बाद दो से लगा, एक, छह, 11, 102, 102, 102, 204, 200, 200 वाट। ये बताओ सी का वैल्यू कितनी है, दो, दो का मतलब 68, फिर तीन यानी 34, और ये 34, कितना हुआ, 68, 112। जीतता कौन दिख रहा है, एक की वैल्यू आई 272, एक की 200 वाट, एक की 112। कौन जीत गया, देखो प्राथमिकता किसको दी थी पहले, तीन में से तीन लोग ने चुना, तीन में से एक को कितनी प्राथमिकता दी गई, दो लोगों ने दी पहले नंबर पे, जीत गया, है ना। ये है राष्ट्रपति का चुनाव। ऐसे सबको निकालेंगे, सबके वोट की वैल्यू निकालेंगे, और वोट की वैल्यू निकालने के बाद जिसको जो जीतता दिखेगा उसको निश्चित कोटा। निश्चित कोटा कितना है 200 वाट का, सोचो, 200 वाट का निश्चित कोटा निकालो, 50 प्लस, हाँ कितना होगा, 105। क्या मिला, मिल गया, नहीं मिला, खत्म कर दो यहां से। अब रुक जाओ, देखो ट्रांसफर कैसे करते वोट। वैल्यू निकाली, तुमने 200 वाट की वैल्यू को बांटा कितने लोगों में, तीन लोगों में। फिर से एक बार दे दो, सबसे प्राथमिकता किसको दी तुमने, इसको दी 3 नंबर की, इसको दो नंबर की, इसको एक नंबर की दे दी। अब बताओ तीन वाला क्या है, यानी तुमने इसको अपने 208 मूल्यों में से कितना मूल्य दे दिया, इसको कितना दे दिया, इसको कितना दे दिया,
हाँ हाँ हाँ, प्राथमिकता एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान, सिंगल ट्रांसफर प्रेफरेंशियल ट्रांसफरेबल वोट देना पड़ेगा। ठीक है, देखो इसका निश्चित कोटा कैसे निकला, निश्चित कोटा कैसे निकलेगा, यानी इसको 105 जिसको मिलेंगे उसी को जीत मिलेगी, अदरवाइज क्या अभी जीत मिली किसी को, फिर क्या करोगे, कौन सा ट्रांसफर करोगे, अभी यहां पे सिर्फ यहीं पे रोक दो, चीज यहीं पे रोक दो। क्या 105 कोटा किसी को मिला इनमें से, तो क्या जीत गया कोई, नहीं जीता ना, इसमें जीत कैसे निर्धारित करोगे, जो सबसे कम जीतता दिख रहा है, कौन जीतता दिख रहा है सबसे कम, इसको हटा दिया और इसके 34 मूल्यों को इनकी वरीयता के आधार पर बांट दिया, 34 और 3, तो 3 बराबर कितना है 34, तो 1 बराबर 10, तो इसको तुमने दे दिए 20 और इसको तुमने दे दिए 10, उसको हटा दिया, यही होता तरीका, हटा दिया और उसके जो वोट है उनको कहां बांट दिए, इनमें वरीयता के आधार पर, तो वरीयता किसको ज्यादा मिली, तो उस 34 का एक बड़ा भाग किसको दे दिया, एक वाले को, और उसका बीच वाला भाग बी वाले को, तो इनको जोड़ो 102 और 120 कितना हो गया 122, और ये कितना हो गया 78, जीतता कौन दिख रहा है ये, अदरवाइज उसके बाद भी क्या इसने कोटा प्राप्त कर लिया, है ना, ये है राष्ट्रपति का चुनाव। हाँ, फिर से पूछ लो, है कठिन, अगर समझ जाओगे तो ठीक है। हाँ हाँ, नहीं देना है, राष्ट्रपति चुनाव में नहीं देना है, तभी दे पाओगे, बिना वैल्यू निकाले तुम्हारे वोट की गणना नहीं की जा सकती है। हाँ, जितने लोग खड़े होंगे उनमें यही लिखा ना, एकल संक्रमणीय, संक्रमण का मतलब क्या है, संक्रमण का मतलब क्या होता है, प्रेफरेंशियल, किसको प्रेफरेंस दे रहे हो तुम, तुम्हारी लाइफ में कई लोग होंगे, सबसे ज्यादा वरीयता किसको देते हो, दोगे ना, दूसरे नंबर पर किसको दोगे, तीसरे नंबर पर किसको दोगे, तो तुमने क्रम बनाया है ना, ये क्रम टूटेगा क्या, तो बस वही चीज है, वरीयता देनी पड़ेगी आपको, और अपने वोट को वरीयता के आधार पर बांटना पड़ेगा, है ना, तुम्हें जो पसंद है उसको तुमने ज्यादा वरीयता दे दी, जो बिल्कुल पसंद नहीं उसको तुमने कम दे दी, और जो थोड़ा पसंद है उसको तुमने दो दे दी, और बांट दो, उसकी वजह से जब तक उसको निश्चित कोटा नहीं मिलेगा तब तक जीत नहीं मिलेगी, और निश्चित कोटा देने के पीछे क्या करेंगे, जो सबसे कम वोट है उसको बांट काट दो, ये सबसे कम किसको मिला, सबसे कम वरीयता किसको दी तुमने, है ना, इसको हटा दिया और 34 का डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कितने में, इसको दे दिया आपने 20 और इसको दे दिया 10, अब जीतते कौन दिखेगा, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है, पूछो पूछो, पूछ लो फिर से कुछ भी, 2 मिनट का सुनो। राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पर आधारित एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान, क्यों किया गया, राष्ट्रपति को हम क्यों नहीं चुन पाए, क्वेश्चन आना चाहिए था ना, राष्ट्रपति को जनता क्यों नहीं चुनती, जिस तरह से एक एमपी को जनता चुन रही है, एक एमएलए को जनता चुन रही है, तो डायरेक्ट राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष क्यों नहीं हुआ, पहला बहुत सारे कारण हो सकते हैं, खर्चा बचाने के लिए, और बहुत बढ़िया, दूसरा इस व्यवस्था में बहुमत का सम्मान नहीं हो रहा, और बताओ, थोड़ा सोचो, और ऐसा नहीं है, कठिन है ना, इजी नहीं अपना सकते थे, जाओ वोट दो खत्म करो, तो जैसे एमपी चुना वैसे राष्ट्रपति चुन लो, ये कठिन है ना, ये सबके बस की बात है राष्ट्रपति के चुनाव की समझना, तुम लोग बीए पास कर चुके हो तब भी नहीं समझ पा रहे हो, तो सोचो अंगूठा टेक कैसे समझता, इस वजह से तो क्यों नहीं चुना गया ये वाला, जब इतनी कठिन प्रक्रिया है, भारतीय जनमानस को नहीं समझ में आ रही है, तब भी ये क्यों लगाई गई,
सीधा प्रोसेस अपना सकते थे ना। तो क्या आंसर है तुम्हारा? ये सारे आंसर के बाद सबसे सटीक आंसर क्या है? अरे नहीं यार, भारत का स्वरूप कैसा है? संसदीय शासन स्वरूप। इसकी सबसे बड़ी विशेषता, अरे दोहरी कार्यपालिका एक है, वास्तविक और दूसरा, वास्तविक कार्यपालक कौन? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। नाम मात्र का कौन है? इनको कौन चुन रहा है? वास्तविक शासक कौन है? सरकार चला कौन रहा है? ये कैसे है? नाम मात्र। सोचो, इनको जनता चुन रही है, यदि इनको भी जनता चुनने लगती तो दोनों के मध्य क्या होता? दोनों के मध्य क्या होता? क्लैश हो जाता ना। क्लैश ना होता कि हमें भी जनता द्वारा चुना जा रहा है, तुम्हें भी, तुम काहे शक्ति ज्यादा यूज कर रहे हो, हम भी करेंगे, हम क्यों तुम्हारी बात माने, हम क्यों अनुच्छेद 74 का पालन करें? है ना? जब जनता ने चुना है तो हम जनता के प्रति जवाबदेही होगी, ना कि तो लड़ाई होगी कि नहीं होगी? कलेश हो जाएगा? हो जाएगा? मामला कैसा हो जाएगा? विवादास्पद। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच संबंध सही से डेवलप नहीं कर पाते। इस वजह से वास्तविक कार्यपालक को जनता द्वारा चुना गया और नाम मात्र कार्यपालक को जनता के प्रतिनिधियों द्वारा, यानी अप्रत्यक्ष रूप से। पहला कारण समझ में आ गई बात? ये सबसे बड़ा कारण है, इस वजह से हमने राष्ट्रपति का चुनाव कैसे रखा? अप्रत्यक्ष। यदि प्रत्यक्ष कर देते, तो यदि प्रत्यक्ष करते तो इनको कौन चुनता? जनता। इनको कौन चुन रही है? जनता। तो जब दोनों जनता द्वारा चुने जाएंगे तो कौन शक्तिशाली कौन कमजोर, इसका निर्धारण कौन करेगा? कोई नहीं कर पाता। मामला क्या हो जाता? समझ में आ गई बात? इस वजह से हमने किसको चुना? राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को अपनाया। ठीक है, चलो बाकी मिलते हैं कल।